सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं ओपी गाबा का यूनिट नंबर 16 लिबर्टी। और लिबर्टी का भी हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज। लिबर्टी का मैंने ऑलरेडी आपको, जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं एक सेकेंड, तो हमने पिछले लेक्चर में नेचर ऑफ लिबर्टी कर लिया था। देन हमने स्कोप ऑफ लिबर्टी कर लिया था। नेचर ऑफ लिबर्टी, स्कोप ऑफ लिबर्टी हो गया था। डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी आज हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। एटलीस्ट नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी तो मैं कराई दूँ, ये तो हम मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। बाकी ट्राई करेंगे कि आज के लेक्चर में हम बाकी का जो यूनिट 16 है वो खत्म हो जाए। फिर इक्वालिटी और सिटीजनशिप बचेगा, जो कि CUET PG वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर अभी 11 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। और बाकी ओपी का तो अपना चलता रहेगा साइड बाय साइड। पूरी ओपी का हमें वैसे भी खत्म करनी ही करनी है। काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं, कुछ चैप्टर बस बचे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स की, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और लिबर्टी की यहाँ पे जब बात होती है तो इंडिविजुअल लिबर्टी की हमेशा बात होती है कि हमें इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। और स्टेट जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी पे या उसकी एक्टिविटीज़ पे, किसी भी स्पेयर्स ऑफ लाइफ में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। रिस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, बांधा ना डाले। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी बात यहाँ हो रही है, डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है इंडिविजुअल की जो अनरिस्ट्रेन्ड रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब अनरेगुलेटेड नहीं है। एक होता है अनरिस्ट्रेन्ड, मतलब आप किसी भी तरीके का आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। एक होता है अनरेगुलेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से करोगे और स्टेट कुछ नहीं कहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप फ्री हो बाहर घूमने के लिए, जाने के लिए, लेकिन वो आपकी लिबर्टी में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं भाई आप घूमो फिरो, जाओ घूमो, आपको आपके पेरेंट्स ने फ्रीडम दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे आप समझ गए होगे अनरेगुलेटेड और अनरिस्ट्रेंड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको वो रेगुलेट भी करेंगे, जहाँ आप गलत हो गए आपको डांटेंगे भी, आपका बाहर निकलना भी बंद कर देंगे अगर आपको रात को 8-9 बजे या रात के 10-11 बजे घर आ रहे हो। ठीक है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रीडम मिली है तो आप उसका गलत इस्तेमाल करो। तो अनरिस्ट्रेंड है आपके पास, मतलब आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन वो अनरेगुलेटेड फ्रीडम की बात यहाँ नहीं हो रही है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें कि कौन सी एक्टिविटीज़ अनरिस्ट्रिक्टेड होंगी, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। अब सिविल लिबर्टी का क्या मतलब है। सिविल लिबर्टी, अगर मैं अर्नेस्ट पार्कर की बात करूँ तो यहाँ पे एक तो पहले आपको बुक याद रख लेनी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपका PYQ है। ठीक है, ये बुक आ सकती है फिर से, तो पार्कर की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। सो बेसिकली सिविल लिबर्टी क्या होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, बेसिकली उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज करने की, तो वो आपका सिविल लिबर्टी होता है। ये एक इंडिविजुअल की आप पर्सनल लिबर्टी भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे सिविल लिबर्टी में, जैसे कि आपका फिजिकल फ्रीडम है। आपको फिजिकल फ्रीडम यानी कि कैसी, आपको कैसी लिबर्टी होनी चाहिए कि मतलब जो स्टेट है या आप खुद जो है, आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सको, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सको, आपका जो बॉडी का मूवमेंट यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सको। ठीक है, आपके अपनी थ्रेट से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तो ये आपकी फिजिकल फ्रीडम में आते हैं, जो कि सिविल लिबर्टी का पार्ट होता है। मतलब आपकी पर्सनल फ्रीडम है ना, ये पर्सनल लिबर्टी है ना, फिजिकल फ्रीडम। देन आपका इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी आपका पर्सनल फ्रीडम का ही पार्ट है, जिसमें आप अपना फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन बोल सकते हो, या आपका बिलीफ कि आप किस में मानना चाहते हो किस में नहीं, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में आ जाएगा। तीसरा आपका प्रैक्टिकल फ्रीडम। ठीक है, प्रैक्टिकल फ्रीडम में आपके अपनी इच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हो कि नहीं, आपकी चॉइसेस का रिस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं, आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, या आप चॉइस भी किसी इन रिलेशन टू अदर पर्सन, कि आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो, किसके साथ नहीं, किसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हो। तो ये आपका सारा सिविल लिबर्टी होता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस कैसे है, देखो मैंने आपको बोला ये अनरिस्ट्रेंड है पर अनरेगुलेटेड नहीं है। तो अनरेगुलेटेड जो पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल यानी कि आपका जो फिजिकल फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ, तो वो तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो तो आपका हक है कि लाइफ का और आप कहीं भी आ जा सको। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सको, तो ये आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो होना चाहिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी और लॉ का, बस आपको लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना है, पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखना है, बाकी आपका एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, अपनी लाइफ हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, फिजिकल इंजरी वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, तो फिजिकल इंजरी में भी यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने, जब तक कोई ऐसा पनिशमेंट आपको फिजिकल इंजरी हो सकती है, अगर आपने कोई अपराध किया है तो सरकार आपको ऐसा पनिश कर सकती है, तो वो आपका फिजिकल इंजरी में सकता है। लेकिन बाकी चीज़ आपकी फिजिकल इंजरी से आपको आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आपने कोई क्राइम किया है और आप बोलो कि नहीं मेरे को तो अधिकार है कि फ्रीडम फ्रॉम
तो मेरे को कोई मार नहीं सकता या मेरे को लाठी डंडे नहीं मार सकती पुलिस, तो ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। अब सेकंड आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में जेएस मिल आते हैं और जेएस मिल बोलते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ होता है अलग अलग कारणों की वजह से। तो जेएस मिल का फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ ये आपको याद रखना है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। यूजीसी नेट में एक बार आया था, सीयूटी पीजी में भी आ सकता है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ की यहाँ बात हो रही है सेकंड में, ठीक है। ये जेएस मिल का थॉट है, तो जेएस मिल किसकी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं लिबर्टी के, देन इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। इनकी एक बुक है फेमस बुक ऑन लिबर्टी, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, इसका ईयर भी याद रखने की कोशिश करना। बुक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मैच द फॉलोइंग में आई हुई है, 2024 का क्वेश्चन पेपर जब मैं प्रैक्टिस करा रही थी। तो जेएसमिल बोलते भी हैं जैसे कि उनके हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि आप एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज कर सको, ठीक है। जो अनपॉपुलर ओपिनियंस है उसको अपने मतलब जो ऐसे ओपिनियंस जो आपके खुद के हैं, ठीक है, लेकिन उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, उनको रख सको, ठीक है। नो मैटर हाउ ऑफेंसिव इट मे बी, ठीक है, कितना ही ऑफेंसिव आपके ओपिनियन है आपको रखने चाहिए, आपको आपका बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अब आपका जो थर्ड आर्टिकल था, थर्ड आर्टिकल किससे था, मैंने जो आपको बताया था कि विल और चॉइस से रिलेटेड, राइट। और आपको मैंने बोला था कि आपको फ्रीडम है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये वाले जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो थर्ड आर्टिकल हमें दिया गया है सिविल लिबर्टी के अंदर, वो किसने दिया है, अर्नेस्ट पार्कर ने दिया। सेकंड आर्टिकल किसने दिया है, जेएस मिल ने दिया है। और फर्स्ट आर्टिकल तो ऐसा कोई थिंकर स्पेशल थिंकर नहीं है, बट उसको हम फ्रीडम ऑफ इंजरी ऐसे वगैरह से अपने से रिलेट कर सकते हैं, बेंथम से रिलेट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो थर्ड आर्टिकल अर्नेस्ट पार्कर का है, ये याद रखना, जिसमें वो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसका है, तो अर्नेस्ट पार्कर का है। एंड ये किसके बारे में बात करते हैं कि लोगों के पास फ्रीडम है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं म्यूचुअल एडवांटेज के थ्रू, एंड मतलब थोड़ा सा आपको लाभ हो, थोड़ा सा मुझे लाभ हो, ऐसा म्यूचुअल एडवांटेज हो। नो डैमेजेस इन्फ्लिक्टेड ऑन अ थर्ड पार्टी, लेकिन आपके दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में करने से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका और मेरा आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप मेरा ही चैनल से पढ़ोगे और आप किसी थर्ड चैनल से कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, ना उसको सब्सक्राइब करोगे। तो लेकिन जो थर्ड चैनल है, जो बाकी लोग पॉलिटिकल साइंस में वीडियो बना रहे हैं, उनका हमें क्यों नुकसान करना है, हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी तीसरा की नुकसान नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल एडवांटेज होना चाहिए दोनों तरफ से इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये आपका थर्ड आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग का, एल्ट्री हॉबहाउस, इनकी बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो एक मैंने कैसे याद कराया था आपको पिछले लेक्चर में भी, एक शायद कराया था कहीं याद, हाउस से। हाउस जो है कुछ एलिमेंट से मिलके बनता है, क्योंकि आपके पीवाईक्यू में बुक आ रखी है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट आती ही है, ठीक है। अभी सीयूटी हो गया, यूजीसी हो गया, किसी भी लेक्चर की पीएसआईआर के लिए अगर आप पढ़ भी रहे हो, पीएसआईआर तो आपको चलो सब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो हाउस जो है एलिमेंट से मिलके बना है, तो कुछ एलिमेंट से मिला के हमने एक अपना घर बनाया, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ ट्रिक्स से याद कर सकते हो, एलिमेंट्स हॉब हाउस, एलिमेंट्स हॉब हाउस। और आपके जो घर है, घर में आपको सोशल जस्टिस नहीं मिलता, या आपके घर में जो हाउस है, जो आपका घर है, वहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो एल्टी हॉब हाउस का एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। और इन्होंने बोला था कि इक्वालिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की, मतलब कि जो दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं आपस में, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, मतलब इक्वल इन द सेंस कि स्टेटस या कास्ट में इक्वल नहीं, मतलब दोनों को ही इक्वल एडवांटेज होना चाहिए, तो ये बोला था। और एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही एक्सट्रीम केस में मे बी यूज टू अलाउ अ मैन और इवन फोर्स हिम टू सेल हिमसेल्फ टू स्लेवरी, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कर सकते हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तो आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है हम आपस में दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और आज से तू मेरा स्लेव है, ठीक है। आप उसको फोर्स भी कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हर कॉन्टैक्ट पे कुछ रीजनेबल लिमिटेशंस होनी चाहिए। देन बात करें पॉलिटिकल लिबर्टी की, तो पॉलिटिकल लिबर्टी जो है, अगर हम बात करें राजनीतिक जो आपका हो गया स्वतंत्रता, हियर इज अ मैन enjoys civil liberty in the capacity of an individual person, he enjoys political liberty in the capacity of a citizen। तो अगर हम सिविल लिबर्टी एज अ इंडिविजुअल इंजॉय कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, तो मेरे पास सिविल लिबर्टी है, एज अ इंडिविजुअल मेरे पास लिबर्टी है। और पॉलिटिकल लिबर्टी आपकी एज अ सिटीजन होती है, ठीक है, कि आपके पॉलिटिकल लिबर्टी में आपके पास राइट टू वोट है, ठीक है। फिर आप अगर चाहो तो इलेक्शंस लड़ भी सकते हो अपना एज अ कैंडिडेट, रिप्रेजेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो ये सारा क्या आता है आपका पॉलिटिकल लिबर्टी में आता है,
जिसमें आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डाल सकते हो अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तो आपको ये पॉलिटिकल लिबर्टी तो ईजी, आप सबको पता ही होगा, बस जो फैक्ट्स हैं जो आपको रटने चाहिए, जैसे यूनिवर्सल सफरेज, ये सब तो लिखा ही हुआ है। तो ये आपका अर्नेस्ट बार्कर का एक और, जो मैंने अभी बुक थोड़ी देर पहले करवाया ही था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसलिए मैं दोबारा दो दो तीन तीन बार पढ़ रही हूँ ताकि आप इसको याद रख लो कैसे भी करके, ठीक है। या तो आपका जो प्रिंसिपल है वो बार्क करता रहता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका बार्क करता रहता है, तो बार्क प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, यहीं से आती हैं ज़्यादातर बुक्स जो हैं, ओपी गाबा के ब्रैकेट वगैरह से पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव राइट ऑफ द पीपल है। पॉजिटिव मतलब कि लोग जो है उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। पॉजिटिव मतलब इंडिविजुअल के लिए पॉलिटिक्स, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पॉजिटिव है। हम गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना व्यूज़ रख सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी को बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, सोशल कॉन्शियसनेस आ सकती है, इलेक्शंस लड़ सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं, ठीक है। बिजनेस मैग्नेट, फ्रीडम फॉर द पीपल, पॉलिटिकल लिबर्टी, ये सब इसमें आ जाएगा। इवन मीडिया जो है, मास कम्युनिकेशन, वो भी आपका पॉलिटिकल लिबर्टी का पार्ट होता है। लेकिन अगर यही इलेक्शंस का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करें, मैनिपुलेट करके करें, पैसों के दम पे हम इलेक्शन जीतने की कोशिश करें, या मीडिया को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस कर दें कि भाई मीडिया हमारे हक में ही बोले, जैसे बोलते हैं ना, मोदी मीडिया है, ये है, वो है, ठीक है। वो कितना सच है कितना नहीं पता नहीं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि ये खरीदी हुई है मीडिया, इसके आप मैनिपुलेट कर लो, आप उसको ओनरशिप करते हो, आप उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करते हो। तो जब ऐसा चीज़ें होने लग जाती हैं तो फिर पॉलिटिकल लिबर्टी भी कुछ काम नहीं आ पाती, ठीक है। पॉलिटिकल लिबर्टी अच्छी है, बहुत हद तक अच्छी है, लेकिन रियल सेंस में अगर बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह ऐसी चीज़ें होने लग जाए तो पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो भी लोगों की फ्रीडम को मेंटेन नहीं कर पाती। तो अब इस थर्ड लिबर्टी पे आते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इकोनॉमिक लिबर्टी तो आपका आर्थिक से रिलेटेड होता है ना, आर्थिक स्वतंत्रता बोल सकते हो। तो इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि जो भी ऐसे लोग, अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो, अगर कुछ काम धंधा कर रहे हो, कोई सर्विसेज दे रहे हो, चाहे फिर वो अपने फिजिकली कर रहे हो या अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कर रहे हो, जैसे कि आजकल होता है ना, वर्क फ्रॉम होम कर लिया, तो आप फिजिकली तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग की मेहनत होती है उसमें, कि आपको कौन सा काम का, कैसे वेबसाइट बनानी है, क्या करना है। तो उसमें वो हैंड वाला होता है, हैंड वाला मतलब लेबर मजदूर वाले हो गए, ठीक है। और ब्रेन वाले मतलब कि आप जो टेक वाले आ गए से, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक लिबर्टी का पार्ट होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हो, कोई भी सर्विसेज कर सकते हो। इसमें अर्नेस्ट बार्कर इंपॉर्टेंट थिंकर है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि अर्नेस्ट बार्कर कौन सी लिबर्टी में आते हैं, तो इकोनॉमिक लिबर्टी में भी आते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी में भी इनका योगदान है, ठीक है, और सिविल लिबर्टी में भी इनका योगदान है। सिविल लिबर्टी को तो हमने पढ़ ही लिया, अर्नेस्ट बार्कर का क्या था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी की। तो इकोनॉमिक लिबर्टी में हमेशा दो पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपस में वर्सेस में होंगी, कन्फ्लिक्ट में होंगी। जैसे एम्प्लॉयर है तो होगा, ट्रेडर है और कंज्यूमर होते हैं, लैंडलॉर्ड है और टेन मतलब आपके जो किराएदार होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या, इकोनॉमिक लिबर्टी के सारे लोग जो हैं प्लेयर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक लिबर्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। और इकोनॉमिक लिबर्टी में हमेशा दो वर्गों की बात होती है कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, ऐसा करके, ठीक है। वन पार्टी वुड इंटरप्रेट इट एज अ फ्रीडम टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसमें हमेशा एक पार्टी जो है, फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड अगर हम ले लें और किराएदार का एग्जाम्पल दे लें, किराए, जिसको हम टेनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में टेनेंट बोलते हैं, और लैंडलॉर्ड आपको पता ही है, ओनर जो होता है घर का, ठीक है। तो हमेशा इनमें से एक पार्टी जो है, इकोनॉमिक लिबर्टी में हमेशा एक पार्टी जो है अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करने की सोचती है, ऐसे भी करके मैक्सिमम प्रॉफिट करूं, और जो दूसरी पार्टी वो कोशिश करती है कि उसे जो सामने वाला है उसमें को हम कम से कम रेट में मैं उसको एडजस्ट कर पाऊँ और अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचूं, ठीक है। अब जब अगर ये दोनों तो एक मुद्दे पे आ गए और मान गए, उसने बोला कि 5,000 रेंट है और इसने बोला कि नहीं मैं 4,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो आज 4,000 में मांडवली हो गई, मतलब मान गए दोनों, ठीक है, ठीक है, 4,000 में चल जाएगा। तो क्या होगा इस केस में, तो ये सही हो गया। लेकिन अगर कुछ केस ऐसा हो कि लैंडलॉर्ड जो है, घर की कीमत है 6,000 और वो मांग रहा है जो किराएदार से कि तेरे को 8,000 देना है महीने का, तो इस केस में जब ये ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जो है लिबर्टी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि एडजस्टमेंट करने चाहिए, अगर ताकि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों बनी रहे। यहाँ पे फैक्ट वाली स्टेटमेंट, आरिस ट्वेनी की बुक का नाम इक्वालिटी, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, आरिस ट्वेनी इक्वालिटी, ठीक है। जो बुक्स आती जा रही है वो तो एटलीस्ट लिखते जाओ, यहीं से आपको बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। आर एस ट्वेनी इक्वालिटी 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है। देन तो इकोनॉमिक लिबर्टी में दोनों ही, नेगेटिव लिबर्टी भी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों ही का ही आपस में टच
नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मतलब जब आप किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब जब आप किसी काम में इंटरफेयर कर पा रहे हो, तो वो पॉजिटिव लिबर्टी, कि किस हद तक आप अपनी बात मनवा पा रहे हो। ऐसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि स्टेट के लिए पॉजिटिव, जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर पा रहा हो। नेगेटिव मतलब कि स्टेट के लिए नेगेटिव, यानी कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर पा रहा किसी काम में, ठीक है। सो अगर तो इसका एक ही रास्ता है इकोनॉमिक लिबर्टी को हमें अच्छे से अच्छा करना है, तो सोशल पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए। सोशल पॉलिसीज कौन लेकर आएगा? स्टेट लेकर, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, जो कि गरीब वर्ग है या निम्न वर्ग है उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिबर्टी और फ्रीडम जो है मेंटेन हो पाएगा, इसको हम अप्लाई कर पाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। अब हमारे डायमेंशंस खत्म हो गए, अब आ जाते हैं डिबेट पे। लिबरल व्यू ऑफ लिबर्टी क्या कहता है? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव जो मैंने भी समझाया वो आपको अगर समझ आ गया होगा कि नेगेटिव का मतलब क्या है, कि स्टेट के लिए नेगेटिव, और पॉजिटिव मतलब स्टेट के लिए पॉजिटिव, तो आपको ये डिबेट भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अब कभी कभी लिबर्टी और फ्रीडम वर्ड हम एक ही जैसा सोचते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था ऑलरेडी। तो लिबर्टी और फ्रीडम जो है एक सुप्रीम वैल्यू है, जो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है सारी पब्लिक पॉलिसी के लिए। जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती है वो लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। लिबर्टी हमेशा इंडिविजुअल की होती है, जिसमें आप प्रोटेक्ट करते हो कि एक इंडिविजुअल को हमें प्रोटेक्ट करना है, उस पर किसी तरीके का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, ठीक है। लॉजिक होना चाहिए अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा भी रहे हो, किसी भी तरीके का आपको फोर्स यूज़ नहीं करना, कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाने, तो ये आपकी एक लिबर्टी होती है, ठीक है, लिबर्टी। देन अब अगर इसकी डिबेट की बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी या लिबर्टी जैसे शब्द आए कहाँ से? तो यहीं से आपके बनते हैं क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम की, अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूँ या सब्जेक्टिव एग्जाम में भी इनको आप कोट कर सकते हो। अटलांटिक चार्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि 4 फ्रीडम्स की बात किसने की थी? तो अटलांटिक चार्टर था 1941 का, ठीक है। तो आपको याद होगा इस टाइम पे क्या चल रहा था? 1941 के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट। तो 39 से 45 के बीच में ही 41 आता है ना। तो 41 में अटलांटिक चार्टर में 4 फ्रीडम्स की बात की थी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने की थी? तो ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने की थी, जो कि यूएसए के थे, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने की थी, और उस टाइम पे जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चर्चिल, ठीक है। और इन्होंने अपने अपने वॉर एम थे। तो याद रखना, चर्चिल थे अटलांटिक चार्टर में, जो कि पीएम थे यूके के यानी कि ब्रिटेन के, और यूएसए की तरफ से उनका प्रेसिडेंट था कौन? रूजवेल्ट, ठीक है। तो ये चिल था बहुत ये, और ये रूजवेल्ट था। तो जो चिल इंसान है उसको हमने दिया, तो ऐसे करके कुछ याद रख लो कि जो चिल इंसान है, बहुत चिल इंसान था, उसको हमने रोज दिया रूजवेल्ट। और इन्होंने इन दोनों ने मिलकर, ये चिल इंसान ने क्या किया? 4 फ्रीडम की बात की, और ये 4 आपके पेपर में पूछी जाती है, ऑड वन आउट करने के लिए दे सकता है। 4 फ्रीडम से आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो आपको ये चारों की चारों फ्रीडम कहीं लिख लेनी है और इसको अच्छे से याद कर लेना है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी की भी पूजा कर सकते हो, आपको के डर से आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, डर से आज़ादी, फ्रॉम, ठीक है, एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। सो फ्रीडम फ्रॉम वांट क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम वांट का मतलब है कि आपको आपके गरीबी की वजह से, आपके अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी चीज़ को मतलब झेलना ना पड़े, कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो जस्ट बिकॉज आप गरीब हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट होनी चाहिए कि आपको हमेशा जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। लाइक ऐसा नहीं होता, बट आपकी बेसिक नीड्स एटलीस्ट फुलफिल हो, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये अटलांटिक चार्टर में 4 फ्रीडम थी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, एक क्वेश्चन तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, किसने दी, कब और किस चार्टर के तहत आई, ठीक है। और ये कौन सी 4 फ्रीडम थी, ये 3 क्वेश्चन। और दूसरा कि राफेल की बुक का नाम, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी 1976, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो जब राफेल है, राफेल आपने सुना होगा ना, जो हमारा मिसाइल भी थी राफेल, ठीक है। तो राफेल अगर हम लॉन्च कर दें कल को तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, पूरे पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर राफेल लॉन्च हो गया, ठीक है। सो ये आप इससे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो इस बुक को, डी राफेल की बुक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। एंड इसमें उन्होंने 2 पेयर्स बनाए थे 4 फ्रीडम के। अभी 4 फ्रीडम थी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो जो पहली 2 फ्रीडम थी उसको बोला उसने ये पहला पेयर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वर्शिप पहला पेयर। और दूसरा पेयर क्या है? हमने इन दोनों को एक साथ रखा, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट और फियर। तो इसको बोला इसने फ्रीडम ऑफ, एक तो इसने बोला फ्रीडम ऑफ व्हाट, कि किस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए, पहला पेयर उसने रखा फ्रीडम ऑफ व्हाट, किस चीज़ की फ्रीडम। तो उसने पहले पेयर में इन दोनों को रखा। मैं आपको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि इसमें दिख जाए, आपको हाईलाइट कर देते हैं।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये आपका पहला पेयर जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ वर्ड आ जाएगा। और फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, इसमें आ जाएगा फ्रीडम फ्रॉम हुम। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम होम, कि हमें किससे फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए और किससे चाहिए, इन्होंने दो पेयर बना दिए किसने, डीडी राफेल ने। अब यहाँ पे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर फ्रीडम फ्रॉम फियर का क्या मतलब है कि आपको किसी अपने जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस वगैरह से, जैसे नाजी सीक्रेट पुलिस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आपको हमेशा वॉर का डर लगा रहता था, सिक्योरिटी का डर लगा रहता था कि हमारी सिक्योरिटी हार्म ना हो जाए, तो उस डर की यहाँ बात हो रही है। और फ्रीडम फ्रॉम वांट मैंने आपको बता दिया, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिविंग वेजेस की कमी है, आप में कुछ करने की क्षमता नहीं, आप बहुत ओल्ड एज हो चुके हो, बीमार हो चुके हो, तो फ्रीडम फ्रॉम वांट नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपको कोई रोक टोक हो अपनी चीज़ों को चूज़ करने में। ठीक है, तो ये 2 टाइप की फ्रीडम थी और ये चार्टर में बताई गई थी। अब जो पहली दो जो फ्रीडम है इसको हम हाईलाइट कर दो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वर्शिप को हम नेगेटिव लिबर्टी मानते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वर्शिप को हम नेगेटिव लिबर्टी मानते हैं। अब मैंने बताया, अब आप सोचो क्यों मानते हैं, और मैं एक बार आपको सोचो, तब तक मैं आपको बताती हूँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम में कौन आता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो मतलब कि ये नेगेटिव फ्रीडम इसलिए है क्योंकि इस फ्रीडम में, इन दो तरीके की फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट हमारे स्पीच में, मतलब हम बोलने की जो आज़ादी है, हमारी वर्शिप करने की जो आज़ादी है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए नेगेटिव लिबर्टी। और जो हमारी डर से बचाना हमें, ठीक है, हमारे गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट से बचाना, इसमें स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा तभी ये चीज़ें ख़त्म होगी, तो इसलिए ये पॉजिटिव लिबर्टी है। क्योंकि फियर वाली चीज़ और वांट वाली चीज़ में जो मैंने आपको बताया कि वॉर वगैरह हो रहा है, इनसिक्योरिटी है, देन आपको गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीज़ें कौन सॉल्व करेगा, ये तो स्टेट सॉल्व करेगा, और स्टेट सॉल्व करेगा तो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ नेगेटिव पॉजिटिव का, तो ये अटलांटिक चार्टर से हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली बार पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी का जो जिक्र था कौन से चार्टर के तहत हुआ था। तो ये यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। और नेगेटिव और जो पॉजिटिव लिबर्टी है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दोनों ही होने ही चाहिए। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और बोला गया था कि स्टेट जो है हमारे कामों में दखल अंदाजी ना करे, स्पेशली आर्थिक स्थिति में या आर्थिक स्फेयर में, आर्थिक डायमेंशन में, इकोनॉमिक स्फेयर में स्टेट इंटरफेयर ना करे। ऐसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और इसमें नेगेटिव लिबर्टी की बात की गई थी। अब आई होप आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझ आया होगा। नॉर्मन बेरी का वेरी इंपॉर्टेंट बुक याद कर लो, नॉर्मन बेरी की बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपको बोलो कि अच्छा यार पॉलिटिकल थ्योरी है ना, मेरे को समझ नहीं आ रही, उसमें भी ना मेरे को मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या बोलूँगी, अच्छा आपको मॉडर्न वाली समझ नहीं आ रही, तो आप ऐसा करो, बैरी के पास जाओ और बैरी से सीख लो। ठीक है, या नॉर्मन के पास जाओ। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ याद रख लेना। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो पॉलिटिकल थ्योरी थी वो नॉर्मेटिव नहीं थी। नॉर्मेटिव तो पुरानी वाली जितनी भी थ्योरीज थी वो नॉर्मेटिव थी, तो ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव नहीं थी, तो नॉर्मेटिव से नॉर्मन। तो मैं आपको एक एक लाइन करके नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चों की तरह, जो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ वही बातें घुमा फिरा के लिखी हैं। और जो नेगेटिव लिबर्टी है वो हमेशा इंडिविजुअल चॉइस में बिलीव नहीं करती। ठीक है, रिसोर्सेज एंड बट ऑल्सो द चॉइस ऑफ पार्टीज। तो वो सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस की बात नहीं करती कि इंडिविजुअल के पास चॉइस है रिसोर्सेज का, टेक्निक्स का। नेगेटिव लिबर्टी ये भी बात करता है कि आपको जो है, आपको अब जिस पार्टीज से आपके साथ डील करना है, जिस पार्टीज के साथ आपको ट्रांजेक्शन करनी है, यहाँ इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्फीयर की, तो उसमें भी इंडिविजुअल जो है वो फ्री है। मतलब लिबर्टी के लिए आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम मानी गई थी। अब बात करते हैं हेनरी सिडविक की, और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके पेपर में आ सकती है, वो है मेथड ऑफ एथिक्स। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारे जो एथिक्स है वो बहुत वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वीक से वीक बोल सकते हो कि आज के टाइम पे एथिक्स जो है बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो एथिक्स और वीक वाली बुक सिडविक की हो जाएगी। और ये बहुत यूटिलिटेरियन थिंकर है, जैसे बेंथम थे। ठीक है, तो यूटिलिटेरियनिज्म की इनकी थ्योरी फेमस है। तो ये 2-3 बातें इनके बारे में। और ये ऐसे पर्सन है जो बोलते हैं कि जो वैसे, मतलब इन्होंने बोला है कि एक पर्सन जो फ्रीली नेगोशिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, अपनी इंडिविजुअल चॉइस को रख सकता है, वही एक असली लिबर्टी मानी जाती है। कि आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, इंडिविजुअल चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अब जो अर्ली लिबरल्स थे, जो मतलब शुरुआत में जो लिबरल्स आए, उन्होंने बोला कि जो लॉ है वो एक लॉ होना चाहिए जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करे, इन्फोर्स करे। इन्फोर्स मतलब उसको इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट लागू होंगे वो किसी ना किसी लॉ के माध्यम से होने चाहिए। ठीक है,
बस कौन से लॉ को छोड़ के, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्लेवरी, अगर स्लेवरी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर लॉ तो उसके खिलाफ ही होगा स्लेवरी के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के। तो क्योंकि जो हम हर इंडिविजुअल जो है, हर इंडिविजुअल अपना खुद का इंटरेस्ट बेस्ट समझ सकते हैं। अब मेरे लिए, मैं आपके लिए डिसीजन लूँ और आप खुद के लिए डिसीजन लो, तो जो आपका खुद के लिए गया डिसीजन है वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, ना कि मुझे, है ना। तो वो अपनी जजमेंट का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन उसे नहीं करना चाहिए, तो ये आपको जो है खुद डिसाइड करना चाहिए, ऐसा अर्ली लिबरल्स बोलते थे। तो स्टेट को कोई दखल अंदाजी देने का, मतलब दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं था इंडिविजुअल्स के गुड के लिए, ठीक है। अब यही लिखा हुआ है कि नेगेटिव लिबर्टी में लेजिस फेयर का डॉक्ट्राइन आता है। लेजिस फेयर का मतलब ही यही होता है कि गवर्नमेंट से आज़ादी, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी इकोनॉमिक अफेयर्स में। नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर कौन कौन है, तो एडम स्मिथ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में आते हैं, हर बार आते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी के और पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर्स को डिफ्रेंशिएट करो, ऑड वन आउट करने दे देगा। नेगेटिव लिबर्टी में एडम स्मिथ है, जेरेमी बेंथम है, लिख लो इसको, जेम्स मिल है, हेनरी सिडविक है, और आपका हर्बर्ट स्पेंसर है। देखो, दो तो आपको ऐसे ही याद करा देती हूँ, मिल वगैरह तो याद होते ही हैं आपको। मिल का तो मैंने आपको लैब से करवाया भी था ना, ठीक है। एक तो जॉन लॉक थे, एक एडम स्मिथ थे, और एक बेंथम थे, ठीक है। तो एडम स्मिथ, बेंथम, जॉन लॉक, जॉन लॉक नहीं, सॉरी, हाँ जॉन लॉक भी थे, और वैसे इसके अलावा ये भी थे आपके, जेम्स मिल भी थे, ठीक है। और इसमें जॉन लॉक भी आएंगे, वैसे इसको याद रखना। और फिर सिडविक है, जो वीक है, वीक होना तो बहुत नेगेटिव बात है ना, अगर आप कमज़ोर हो तो बहुत नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव इससे याद रह जाएगा। और स्पेंसर से आप याद रख सकते हो सेंसर, ठीक है। जब आप सेंसर बोर्ड, आपकी फिल्मों पे सेंसर लगा देता है, वो भी आपके लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव बात होती है। तो जो नेगेटिव चीज़ें होती है उन पर सेंसर लगाया जाता है, तो स्पेंसर से सेंसर, और इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव लिबर्टी का थिंकर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक नेगेटिव लिबर्टी में आप याद रखना, लैब वर्ड भी याद रखना, क्लासी लैब थी, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म के भी थिंकर हैं। फिर बाद में जेएस मिल आते हैं, और जेएस मिल जो है पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है। एंड पॉजिटिव लिबर्टी में वो बोलते हैं कि हमें एक ट्रांजिशन लाने की ज़रूरत है, हमें नेगेटिव लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ जाने की ज़रूरत है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे अभी हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म था, क्लासिकल लिबरलिज्म में आपका लैब आ गया, मैंने इसलिए बोला कि क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि आपका नेगेटिव लिबरलिज्म, और उसमें लैब आएगा, और फिर बाकी फिर सिडविक और स्पेंसर वगैरह। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब आपका मॉडर्न लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म आ जाएगा। और मॉडर्न लिबरलिज्म में जो फादर माने जाते हैं वो है मिल। तो एक आपकी क्या, ऐसे मान लो कि एम से मॉडर्न है, एम से मिल है, और एक मॉडर्न सी मिल थी जिसमें की लस्सी बनाई जाती थी, लस्सी बनाई जाती थी। एक मिल थी जिसमें ग्रीन लस्सी बनाई जाती थी। इससे आपको तीन थिंकर याद हो गए मॉडर्न के, टी एच ग्रीन और हेरोल्ड जे लास्की। फिर आपके पास फिर से न्यू लिबरलिज्म आएगा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फिर वो नेगेटिव आ जाता है दोबारा। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव में ऑलरेडी कम से कम ये 5 बार चीज़ समझा चुकी हूँ अपनी अलग अलग वीडियोस में, इसमें मैंने आपको आज फिर से बता दिया। तो मेरे, जिसने नहीं देखा, न्यू लिबरलिज्म का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, ओल्डेस्ट वीडियोस में जाओगे तो उसको मैंने ट्रिक से याद कराया है, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिल जो एक ऐसा थिंकर है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए जाने जाते हैं। ऑल्दो क्योंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए, क्योंकि शुरू शुरू में जो जेएस मिल थे वो लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म को डिफेंड करते थे शुरू में, स्टार्टिंग में, ठीक है, कि हाँ भाई लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म अच्छा होता है जिसमें सरकार इंटरफेयर ना करे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी भी उतनी ही जरूरी है, कुछ मामलों में तो स्टेट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। और यहीं पे उनका फेमस कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस यानी कि जो ऐसे एक्शन जो इंडिविजुअल खुद के लिए ले रहा है, और अदर रिगार्डिंग एक्शन जो मतलब ऐसे एक्शन जिससे दूसरों को भी प्रभाव हो रहा है, ठीक है। कल को मैंने किसी का मर्डर कर दिया या चोरी कर ली, तो उससे वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, क्योंकि उससे सिर्फ मुझे नहीं, मेरे एक्शन की वजह से सोसाइटी भी खराब हो रही है। और सेल्फ रिगार्डिंग कि अगर आप कर रहे हो तो अब आप खुद के लिए कर रहे हो, अगर आप सिगरेट भी पी रहे हो तो उससे दूसरों को हार्म नहीं हो रहा है, आपको खुद को ही हार्म हो रहा है, दूसरों को भी हो सकता है। अब यहीं पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है बात में, इसी में ये जो आपको एक बाकी की पैराग्राफ और ये बीच की लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको अपने सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ सकता है, अब आप बोलोगे सिगरेट पीना तो मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, ठीक है, मैं खुद के लिए पी रहा हूँ, मेरी फेफड़े खराब हो रहे हैं, आपको क्या। लेकिन अगर उस सिगरेट के धुएं से सामने वाले कुछ जो बुढ़े अंकल बैठे हैं या कोई भी आपके आसपास चल रहा है, उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या अस्थमा पेशेंट बैठा है, तो आप वो तो फिर अदर रिगार्डिंग एक्शन भी हो गया। तो इसी बात पे जेएस मिल को बाद में क्रिटिसाइज भी किया जा सकता करता किया जाता है बेसिकली, कि आप कैसे एक एक्शन को सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग से डिस्टिंग्विश कर सकते हो,
ठीक है, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता कि वो प्योरली सेल्फ रिगार्डिंग हो, और कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता कि वो पूरे की पूरा अदर रिगार्डिंग एक्शन हो। तो हर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहीं ना कहीं अदर रिगार्डिंग एक्शन बन ही जाता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए बाद में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था जेएस मिल को इसी बात के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर और इसलिए वो बोलते हैं कि जेएस मिल बोलते हैं कि स्टेट के पॉजिटिव रोल की ज़रूरत है अदर रिगार्डिंग एक्शन से बचने के लिए, क्योंकि अगर हमारे एक्शन दूसरों को हार्म कर रहे हैं तो उस केस में तो स्टेट का पॉजिटिव रोल आना पड़ेगा, स्टेट को सोशल वेलफेयर के लिए आगे आना पड़ेगा, ताकि किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है रुके नहीं, टूटे, मतलब कर्ब ना हो, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट ना हो हमारी वजह से। फिर इसमें कौन से थिंकर आते हैं? मिल आते हैं, ग्रीन आते हैं, हॉबहाउस आते हैं और लस्की आते हैं। अब हॉबहाउस भी आ गया। तो मैंने आपको क्या बताई थी ट्रिक? एक मिल थी, उस उसमें ग्रीन कलर की लस्सी बनाई जाती थी। ठीक है, ये तीन हो गए। हॉबहाउस कैसे याद रखोगे कि वो लस्सी को फिर हमने ग्रीन कलर की लस्सी को घर घर जाके बेचा, ग्रीन कलर की लस्सी को हमने घर घर जाके बेचा, यानी कि हॉबहाउस। ठीक है, ये चार थिंकर आपके पॉजिटिव के एक्सपेक्ट में याद हो जाएंगे। अब इसमें बताया गया कि जो पॉजिटिव लिबर्टी थी उसकी पहली शुरुआत कहाँ हुई? तो पहली बार पॉजिटिव लिबर्टी इंग्लैंड में देखने को मिली, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट आया। ओके, और अब हर मॉडर्न, जितने भी मॉडर्न स्टेट्स हैं आज के टाइम पे, वहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी को पूरक देखा जाता है नेगेटिव लिबर्टी का। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव के बाद एक और ऐसे मतलब क्लास इमर्ज हुई थी आइडियोलॉजी लिबर्टेरियंस की, जिनको हम लियो लिबरलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि फिर पहले तो नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर से नेगेटिव आ गया था, इन्हीं को पुनः जीवित करने के लिए आ गए लिबर्टेरियनिज्म, क्योंकि क्लासिकल वाले नेगेटिव थे और उनको पुनः जीवित करने के लिए फिर लिबर्टेरियन आए बाद में, पॉजिटिव के बाद। अगर मैं लिबर्टेरियंस की बात करूँ तो लिबर्टेरियंस में आपको चार पांच थिंकर दे देगा और बोल देगा अच्छा इसमें से नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, या क्वेश्चन आ जाएगा लिबर्टेरियंस को छांटना होगा एबीसी करके। तो आपको देखो याद होने चाहिए, इसाया बर्लिन लिबर्टेरियन थिंकर है। एफ ए हाइक, मैंने बोला था आपने हाइक पे, यानी कि हाइक हाइक होता है ना हाइट, तो हमने हाइट पे जाके फ्राइड मोमोज खाए और हमें इससे क्या हो गया, जुकाम हो गया, नोजिया आ गई, सिक हो गए, जिक से सिक। ठीक है, तो आप हाइट पे गए, वहाँ पे आपने फ्राइड मोमोज खाए और आप सिक हो गए, तो ये तो तीन हो गए। और फिर आपको ईसा मसीह बचाने आए, उस से बचाने के लिए किसको आना पड़ा? ईसा मसीह को। तो ईसाया बर्लिन से ईसा मसीह। तो ये चार थिंकर आपको लिबर्टेरियन याद हो गए होंगे। वैसे मैंने इसको और अच्छे से और हर चीज़ मैंने आपको अपने नियो लिबरलिज्म वाले वीडियो में और अच्छे से समझा रखी है। वैसे आ जाते हैं अब इसाया बर्लिन का भी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, कुछ आपको 10 मिनट का वीडियो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी क्या है, क्या क्या उन्होंने बोला है, एक बार जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि पॉजिटिव लिबर्टी में इसाया बर्लिन मानती थी, और वो सेल्फ इसको ऐसा मतलब नॉर्मन जो बेरी हैं जिनकी ये बुक है मैंने अभी याद भी कराई, ठीक है, उस बुक में बर्लिन के लिए बोला गया है कि इसाया बर्लिन के लिए कि वो पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हैं और ये सेल्फ मास्टरी में विश्वास करती हैं, जिसमें उन्होंने हायर सेल्फ क्या होता है, लोअर सेल्फ क्या होता है, इसका डिस्टिंक्शन किया है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ वैसे तो उस वीडियो में। ठीक है, और आपका ये आ जाएगा। देन आपका ये कोट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, क्योंकि कोट पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये वाला जो कोट है ये आप पढ़ सकते हो कि एक पर्सन जो है फ्री है इन द सेंस ऑफ नॉट बीइंग रिस्ट्रेन्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको भारी तरीके से कोई रोक टोक नहीं है। फ्रीडम का मतलब ये भी है कि आपके खुद के इनर सेल्फ से कोई प्रॉब्लम ना हो, इरेशनल एपिटाइट्स ना हो आप में, कि आप खुद ही इलॉजिकल डिसीजन ले रहे हो, आप ड्रग एडिक्ट बन चुके हो, आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो गए, जुआरी बन गए हो, तो फिर वो तो आपकी खुद की, आप अपनी फ्रीडम को ही खुद ही खराब कर रहे हो, तो आप खुद ही अपने आप को अनफ्री कर रहे हो। तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि फ्रीडम हमेशा ये होती है कि जो आप एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाए। फ्रीडम आपकी इंटरनल फोर्सेस से भी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपसे ये भी कोट भी आ सकता है कि अगर ऐसा कोई कोट आए ना कि आप ईगल की तरह फ्लाई नहीं कर सकते, या आप वेल की तरह स्विम नहीं कर सकते क्योंकि आप डिसेबल हो, या या फिर आप एक ऐसे बंदे हो या जो कि बहुत पुअर है, जो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड भी अर्न नहीं कर सकता, खाना नहीं खिला सकता, ठीक है, वो लोग कोर्ट नहीं जा सकता अगर उसके साथ कोई भेदभाव हो। तो ये जो दोनों तरीके की जो डिसेबिलिटी है, दोनों ही उसको इसाया बटले ने डिसेबिलिटी माने, कि आप ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, वेल की तरह स्विम नहीं कर सकते, तो वो भी डिसेबिलिटी है, और आप इतने गरीब हो तो वो भी आपकी डिसेबिलिटी को दर्शाता है। तो ये इस बात पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि बर्लिन ने दो टाइप की डिसेबिलिटीज़ को कंफ्यूज कर लिया था अपने कॉन्सेप्ट में, जो कि बाद में लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया इस चीज़ के लिए। क्योंकि बर्लिन जो है वो हमेशा सिर्फ नेचुरल लिमिटेशंस की बात करती हैं, और वो बोलती है कि जो नेचुरल लिमिटेशंस हैं, जो जैसे कि आपका ये वाला जो है ईगल वाला एग्जांपल, ये तो आपकी नेचुरल लिमिटेशन है, इसको आप कभी बदल नहीं सकते, लेकिन जो आप गरीब हो उसको तो आप बदल सकते हो ना। तो वो आपकी जो आर्टिफिशियल लिमिटेशंस है वो ऑल्टरेबल होती हैं, ठीक है, बाय पॉलिटिकल एक्शन। लेकिन वो ऑल्टरेबल कैसे है कि जब सरकार उसमें
इंटरफेयर करे, ना कि आप खुद से, आप उसको अपनी गरीबी को खुद से बाहर नहीं आ सकते, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, ऐसा इसाया बर्लिन बोलती थी नहीं, बोलते थे, ही इज़ अ मेल। ठीक है। देन आपका आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सीबी मैकपियर्सन बी और आपका भिखू पारेख। ठीक है। ये दोनों के हैं और ये दोनों आपको बुक याद रखनी है। सीबी मैकपियर्सन ने ये याद रखना कि बर्लिन को, इसाया बर्लिन को क्रिटिसाइज़ किया था अपने बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेस इन रिट्राइवल। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सीबी मैकपियर्सन ने इसाया बर्लिन को अपनी कौन सी किताब में क्रिटिसाइज़ किया था, या ये बोल देगा कि सीबी मैकपियर्सन ने इन 4 थिंकर में से किसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो सीबी मैकपियर्सन के ऊपर मेरी जो पहली वीडियो है यूट्यूब पे, पहली वीडियो वो इसी पे बनी हुई है। इनको मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है, पढ़ लेना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, सब कुछ मैंने ट्रिक से याद कराया हुआ है। और बर्लिन को इन्होंने डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल में बताया था, और मैंने आपको उसी में ये डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे वाली जो किताब थी वो भी उसी में रटवा दी थी अच्छे से ट्रिक के साथ। भिखू पारेख की जो इंपॉर्टेंट है वो है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें उन्होंने इसाया बर्लिन के लिए बोला था कि इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट बर्लिन वुड से इफ एन इंडिविजुअल थॉट that is the lack of means was the result of social arrangements and therefore amounted to an interference by other men। कि कल को कोई इंडिविजुअल ये बोलते हैं कि मेरे पास जो साधनों की कमी है वो इसलिए है क्योंकि सोशल अरेंजमेंट इतने अच्छे से नहीं किए गए थे, हमारे समाज ने हमें इतना अच्छा सुख सुविधाएं नहीं दी, इसलिए हमारे पास कुछ लैक ऑफ मीन्स है, ऐसा इंडिविजुअल सोच सकता है। और इसलिए हम इसको किस में काउंट करेंगे, इंटरफेरेंस बाय अदर मैन, कि लोगों ने हमारे काम में दखल अंदाजी करी, इसलिए अब सोसाइटी को यानी कि स्टेट को आना चाहिए और हमें अपलिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, हमारे समाज ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, तो तब तुम क्या करोगे, ऐसा वो सवाल कर रहे हैं बर्लिन से। तो ये पारेख हो गया, और ये आपका सीबी मैकपियर्सन का हो गया, और उसमें मैंने आपका नेगेटिव पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट पहले ही बता दिया था। ओके, सो ये वही सारी बातें घुमा फिरा के लिखी हुई है, मैंने सीबी मैकपियर्सन वाली वीडियो में बता भी दिया, और इसाया बर्लिन की जो अलग से वीडियो बनाई है उसमें भी आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। आ जाते हैं आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम। आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम किसने दी है, तो याद रखना हीगल ने दी है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम गिवन बाय विच थिंकर, तो हीगल आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि स्टेट जो है उसमें वो रीजन से बनता है। ठीक है। तो स्टेट के पास क्या होता है, रीजन होता है, और इंडिविजुअल फ्रीडम लाइज इन एक्सेप्टिंग द डिक्टेट्स ऑफ द आइडियल स्टेट। इसलिए क्योंकि जो स्टेट है वो रीजन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हर इंडिविजुअल को जो आइडियल स्टेट है उसमें उसको ओबे करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। ठीक है। उस क्योंकि वो रीज़न के बेसिस पे स्टेट काम कर रहा है, और रीज़न के बेसिस पे कर रहा है तो वो आइडियल स्टेट अच्छा ही होगा, इसलिए हर इंडिविजुअल को आइडियल स्टेट में मानना चाहिए, क्योंकि वो रीज़न पे बेस्ड है, ऐसा इनका आर्ग्यूमेंट है, हीगल का आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखना है, इनका मतलब आपको थॉट प्रोसेस समझ आ जाएगा कि हीगल क्या कहना चाहते थे, ताकि हीगल से अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो, क्योंकि आजकल सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, अजर्शन रीजनिंग भी आता है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि 4 स्टेटमेंट है, कौन सी सही है कौन सी गलत, और ABCD मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें ये ऐसी स्टेटमेंट्स जो है आपको काम आएंगी। एक स्टेटमेंट बना दिया कि हीगल ने आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम दिया है, एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि जो हीगल का जो स्टेट है वो रीजन पे बेस्ड है, और इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम को उसको आइडियल स्टेट को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके हर जो भी वो रूल बनाए उसका पालन करना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक वो नेगेटिव पॉजिटिव का फिर से वही सारी पुरानी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाती, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि जब तक आप दूसरे की हैप्पीनेस में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो तब तक नेगेटिव लिबर्टी में खुश रहो, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करी और आपकी वजह से दूसरों को हार्म होगा, तब पॉजिटिव लिबर्टी को आना ही पड़ेगा और तब स्टेट इंटरफेयर करेगा, तो आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट बुक बेन और पीटर्स की, यही वो पॉजिटिव लिबर्टी क्या जो वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, ये RS पीटर्स की और बेन और पीटर्स की बुक है, सोशल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट, याद रखना। अब यहाँ पे इन्होंने देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बेन और पीटर्स का सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसमें उन्होंने बोला कि अगर एजुकेशन बहुत महंगी है और आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गरीब हैं, तो फिर तो ये बोलना कि आपको फ्रीडम है एजुकेशन की, तो वो तो एक तरीके का क्या हो जाएगा, व्यंग्य हो जाएगा, मौकरी हो गई, मजाक हो गया ये तो आपके साथ। या आप बोल रहे हो कि सबके पास एजुकेशन का अधिकार है, आप फ्री हो एजुकेट होने के लिए, और दूसरी तरह आपने एजुकेशन को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया, इतना ज़्यादा आपके पेरेंट्स गरीब हैं कि आप आपकी एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो और उसके लिए कोई कानून या कस्टम्स भी नहीं है कि आपके एजुकेशन के एक्सपेंसेस को कम किया जाए या फ्री एजुकेशन हो, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया में है फ्री एजुकेशन राइट, बट में उनके मतलब ये हम इफ़ वाली स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो चॉइस जो है आपके अनलिमिटेड
है। अनफॉर्मली अगर देखें तो आपके कागजों में आपके पास अनलिमिटेड चॉइस, आप कोई भी एजुकेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और आपको देखने में लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस है, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको पता चलता है यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो बहुत महंगा है, ये तो मैं कोर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो ऐसा चीज़ें। और सरकार अगर इस तरीके का आपका जो किसी भी तरीके की जो रुकावट आ रही है, ठीक है, अगर उसको हटाती है तो इसको एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा आपको पीटर्स ने बताया है। तो ये वही आपको सारे पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी एग्जाम्पल से समझाए हुए हैं। आर्टिफिशियल लेग लगाया, चाहे इग्नोरेंट मैन है, एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन आपको दे दी गई लेकिन आप जो उसके बाद भी आप इग्नोरेंट हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, आर्टिफिशियल लेग है आपके पास, अनएम्प्लॉयड मैन है, जॉब मतलब जॉब भी है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड भी है। तो ऐसे व्यंग्य वाले सेंस में ये सारी बातें बोली गई हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉजिटिव लिबर्टी के एग्जाम्पल बताए गए हैं कि अगर एक अनएम्प्लॉयड मैन है उसको जॉब दे दी जाए, या जो क्रिपल है, क्रिपल मतलब होता है जिसका कोई मतलब जो बॉडी का ऑर्गन है वो गायब नहीं, सॉरी, मतलब कोई बॉडी का ऑर्गन मिसिंग होता है, जैसे आपका हाथ पैर टूट गया, आपका एक हाथ कट गया या पैर कट गया, तो अगर उस एक क्रिपल आदमी को आर्टिफिशियल लेग दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल उसका पैर नहीं था, तो वो उसके लिए वो एक पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल है। एक इग्नोरेंट मैन था जिसको कुछ नहीं आता था, वो विजिलेंट नहीं था, अनअवेयर था, उसको एजुकेशन दे दी। अनएम्प्लॉयड को हमने जॉब दे दी। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव फ्रीडम है। और फिर इसके बाद पॉजिटिव फ्रीडम को आप क्या बोलते हो, सोशल डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। ये भी आपका अनदर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या पॉजिटिव फ्रीडम जो है आपका सोशल डायमेंशन ऑफ फ्रीडम को दर्शाता है। तो यस, क्योंकि पॉजिटिव फ्रीडम क्या होता है, समाज के लिए ही काम होता है ना, तो सोशल डायमेंशन हुआ आपका आसानी से। और आप पे किसी भी तरीके का लेकिन अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता इंडिविजुअल पे। पॉजिटिव लिबर्टी है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, पर स्टेट जो है किसी भी तरीके का आप पे मतलब अनरिजनेबल, जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो, तो इलॉजिकल कानून नहीं बना सकता, इलॉजिकल तरीके से आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, उस वो नहीं कर सकता, abstain मतलब नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे वही सारे एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें समझा रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे DDRFL की फिर से वही बुक आ गई, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये मैं पैराग्राफ स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वेजेस ये सब। ठीक है, वेल वाला जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब FAI की बात करें तो FAI के ने एक बुक लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये बुक भी मैं आपको ऑलरेडी याद करा चुकी हूँ FAI की। ठीक है, कि वो हाइट पे गया था, फिर उसने इतनी हाइट पे जाके माउंट एवरेस्ट की हाइट चढ़ी और वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला। तो ऐसा कुछ मैंने आपको याद भी कराया था, किसी एक वीडियो में कराया था, और मैंने आपको वीडियो पिछले लेक्चर में बता भी दी थी। लिबर्टी एंड फ्रीडम इंटरचेंजेबली। ठीक है, सो ये दोनों एक ही वर्ड माने जाते हैं कि लिबर्टी को हम फ्रीडम की जगह यूज़ कर लेते हैं और फ्रीडम को लिबर्टी की जगह यूज़ कर लेते हैं। ऐसा FA हाइक ने किया था। ठीक है, वैसे ये दो अलग वर्ड्स हैं, लेकिन FA हाइक ने लिबर्टी और फ्रीडम को एक एक जैसा ही माना कि लिबर्टी और फ्रीडम एक ही वर्ड है, बस नाम अलग अलग है, और लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसे FA हाइक मानते थे। तो इन्होंने ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ किए हैं, और इन्होंने बोला कि एक मैन है, जो एक इंसान यानी कि हमारे पास लिबर्टी और फ्रीडम हो सकती है अगर हमको कोई दूसरे की मर्जी से ना जीना पड़े, कोई दूसरा हम पे किसी भी तरीके का फोर्स ना डाले। ठीक है, और हम अपनी इच्छा के अनुसार जब काम कर पाते हैं तो उसको हम लिबर्टी या फ्रीडम बोलते हैं। तो ये एक FA हाइक की डेफिनेशन है जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, अगर आप किसी आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन FA हाइक की हो जाएगी लिबर्टी के ऊपर। फिर FA हाइक ने 3 और मीनिंग बताए थे फ्रीडम के। एक तो ये बताया कोएशन वाला, एक ये कोएशन मतलब होता है फोर्स। ठीक है, मतलब कि आप बिना, और विल मतलब आपकी दूसरों की इच्छा। एक उन्होंने बताया कि एक फ्रीडम का मतलब उन्होंने बताया पॉलिटिकल फ्रीडम। एक उन्होंने बोला कि एक इनर फ्रीडम है, और उन्होंने बोला कि फ्रीडम एज पावर। तो ये 3 मीनिंग उन्होंने किसके बताए थे, फ्रीडम के ही 3 डायमेंशन FA एक्ट ने बताए थे। तो आपसे ABCD करके आ जाएगा, उसमें ABC में ये तीनों दे देगा और D में कोई और फ्रीडम दे देगा, मान लो सोशल फ्रीडम दे दिया। ठीक है, तो आपको ऑड वन आउट करना होगा कि FA हाइक ने इनमें से कौन सी 3 फ्रीडम दी है, या इनमें से कौन सी एक फ्रीडम ऐसी है जो नहीं। तो अगर आपको ये 3 याद होगी तो आप चौथी एलिमिनेट कर पाओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल फ्रीडम, इनर फ्रीडम एंड फ्रीडम एज पावर। अब इन्होंने एक एक करके फ्रीडम को समझाया। अभी पॉलिटिकल फ्रीडम वही है कि आप अपनी मर्जी से अपनी सरकार बना सकते हो, लॉज के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो, या आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम का पार्ट है। ठीक है, इन्हें नॉन डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती और वो प्रिमिसिव है, ठीक है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी, तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हम, जो नॉन डेमोक्रेटिक ऑर्डर होता है वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम शायद नहीं भी मिले, लेकिन डेमोक्रेटिक ऑर्डर में जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और फिर आते हैं इनर फ्रीडम पे। तो इनर फ्रीडम की अगर बात करें तो एक पर्सन जो है वो अपने खुद के एक्शन से गाइडेड होता है। तो आप अपने इम्पल्स, जो आपकी जो एकदम
होता है ना इंडिकेशन बोलते हैं जिसको, आप बोलते हैं कि मैं अपने इम्पल्स से होके काम करता हूँ, जो मेरे को लगता है ठीक लगता है मैं वही करता हूँ, तो वो आपकी इनर फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से काम कर पा रहे हो, एक्शंस ले पा रहे हो अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी इनर फ्रीडम है। ठीक है, आप पे कोई दूसरा कोई अपने एक्शंस को थोप नहीं रहा, आपके पास मोरल वीकनेस, मतलब आपके क्या इमोशंस होंगे, ठीक है, आपका मोरालिटी एथिक्स कैसा होगा वो आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो, तो वो इनर फ्रीडम का पार्ट होगा। और ये इंडिविजुअल फ्रीडम से थोड़ा सा अलग होता है, इनर फ्रीडम इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होती, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो कभी आपको लिख देगा कि इनर फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम सेम है क्या, तो इनर इनर फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम आपका पॉलिटिकल फ्रीडम आ सकता है, लेकिन इनर फ्रीडम आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड, आप अपने एक्शंस अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, इम्पल्सिव होकर ले पा रहे हो, अपने उस मूवमेंट में जो आपने सोचा वो आप अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हो, अपनी विशेष को सेटिस्फाई कर रहे हो जो आप सोच रहे हो। अब आपके पास चॉइस है, आपके ऑल्टरनेटिव सेट कर सकते हो कि मैं ये तीनों में से चार ऑल्टरनेटिव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, फ्रीडम एज पावर, तो ये सेटिस्फाई आवर विशेस वाला जो पॉइंट है वो फ्रीडम एज पावर का है, कि एक इंडिविजुअल जो है हमारे पास पावर है कि हम अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो आपकी फ्रीडम एज पावर है। कि क्या आप जो ऑल्टरनेटिव्स हमें दिए गए हैं, जैसे एक करियर है मेरा यूपीएससी, यूपीएससी तक को क्लियर करने के 4-5 ऑल्टरनेटिव है, या तो आप पैसा खिला के एग्जाम पास कर लो, या आप बहुत मेहनत कर लो, या आप अपने किसी माँ बाप जो है आपके आईएएस आईपीएस हो। ठीक है, तो क्या आपके पास ये सारे जो ऑल्टरनेटिव हैं उनमें से अपनी मर्जी से कोई भी ऑल्टरनेटिव चूज करने का अधिकार है कि नहीं, तो ये आपका पावर दिखाता है कि फ्रीडम एज पावर, कि आपके हद तक आपके पास कितनी, जो आपके पास ऑल्टरनेटिव है उसमें से आपको चूज करने की कितनी पावर है। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगेगा कि मतलब क्वेश्चन पेपर खरीदना बहुत अनएथिकल है, तो वो उस ऑल्टरनेटिव पर चाह के भी नहीं जा सकते, राइट। तो ये आपका फ्रीडम एज पावर को दर्शाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत एक अच्छा कोड दिया हुआ है, तो इसमें नॉन इंटरफेरेंस विद अनदर एक्ट एंड पर्सन इफेक्टिव पावर टू एक्ट। ठीक है, हमारे पास कितनी क्षमता है, अपनी पावर है उस पर एक्ट करने की, ये वाला कोड मैं बोल रही थी। अ पर्सन में बी एबल टू डू वट ही मे नॉट लॉफुली डू। ठीक है, तो वो जो कानून के दायरे में रह के वो नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है, मतलब मेरे पास पावर है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब जस्ट बिकॉज उस पर कानून बना हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पा रहे। और एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई कानून नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, सो ये आपका फ्रीडम एज पावर को दर्शाता है। देन हाइक जो है, बात करते हैं फ्रीडम का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है। फ्रीडम का ओरिजिनल मीनिंग होता है कि आप अपने इन्हांसिंग इट्स वैल्यू बाय क्लोजिंग रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, क्लोजली रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी कि जब आप फ्रीडम को लागू करते हो, अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको फ्रीडम बढ़ानी भी है, अपनी इन्हांस करना है फ्रीडम एज अ वैल्यू को, एज अ वैल्यू है फ्रीडम, और इसको हमें इन्हांस करना है। लेकिन उसके जब एप्लीकेशन की बात आती है, जब फ्रीडम को अप्लाई करने की बात आती है, तो हमें उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम को खुद ही रिस्ट्रिक्ट करना भी पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो आप अपनी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो किसी दूसरे की फ्रीडम हार्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं, एग्जांपल्स एंड ऑल। यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ द स्टेट, तो हाइक ने फ्रीडम का एक और मीनिंग बताया कि फ्रीडम जो है, हाँ, फ्रीडम का मतलब ये भी है कि जो स्टेट जो है हमारे काम में इंटरफेयर ना करे। अब स्टेट हमारे काम में इंटरफेयर ना करे मतलब कि एफ आई किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लिबर्टी को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि एफ हाइक जो है वो नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है, जो मैंने आपको नियो लिबरल बताया। ये नियो लिबरल थिंकर है, और नियो लिबरल जो थिंकर थे वो नेगेटिव लिबर्टी में मानते थे। और मैंने आपको हाइक गए, फ्राइड मोमोज खाए, सिख हो गए, फिर ईसा मसीह के पास गए, वो सारी कहानी याद कराई और सारे थिंकर भी याद कराए। लेकिन ये नेगेटिव लिबर्टी के, लेकिन नियो लिबरल मतलब लेटेस्ट वाले थिंकर्स हैं। ठीक है, पहले वाले जो थे क्लासी लैब वाला, वो भी नेगेटिव लिबर्टी के थे, लेकिन वो क्लासिकल थिंकर्स थे, बस इतना ही फर्क है। मतलब सेंचुरी का फर्क है, ये 19वीं सेंचुरी के है तो ये 20वीं सेंचुरी के हैं बस, और बाकी दोनों मानते हैं नेगेटिव लिबर्टी में ही है। ठीक है, जेम्स एडिसन है, एलेक्स de Tocqueville है, लॉर्ड एक्टन है, तो ये भी सब नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है। देखो आप अपने लिस्ट में और 2-3 नाम जोड़ लो जो मैंने बताए थे, एफ ए हाइक, मिल्टन फ्रेडमैन, नॉसिक, इसाया बर्लिन। उसके अलावा जेम्स मेडिसन भी नेगेटिव लिबर्टी में मानते हैं। और क्योंकि मेडिसिन जब आपको खानी पड़ती है तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो ना यार, कि दवाई खानी पड़ेगी, तो मेडिसिन ऐसे रख लो। एलेक्स de Tocqueville मैंने करवाई दी थी पिछले लेक्चर में, लॉर्ड एक्टन है। ठीक है, तो बेसिकली एफ आई बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की जो कोर्सिव पावर है उसको कम से कम रखना चाहिए, कोई मतलब कि एक्शन लेने की पावर, फोर्स करने की पावर सरकार को, ठीक है, तो वो कम से कम होनी चाहिए, ऐसा नेगेटिव लिबर्टी मानते हैं, और नेगेटिव लिबर्टी में एफ आई मानते हैं। अब ये बोलते हैं कि स्टेट को
स्टेट का काम है कि वो मिनिमम इनकम इंश्योर करे हर इंडिविजुअल, हर फैमिली के लिए, कि मतलब हर इंडिविजुअल, हर फैमिली के पास इतनी इनकम तो हो कि वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पाए। लेकिन स्टेट को वो बोलते हैं एफ हाइक कि वो मार्केट को कंट्रोल ना करे और मार्केट को एक जरिया ना बनाए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। मतलब कि तुम हमसे पैसा लेकर, हमसे यानी कि प्राइवेट इंटरप्रेन्योर से, प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेकर उस पर ज़्यादा टैक्स लगाकर तुम क्या कर रहे हो, गरीबों का भला कर रहे हो। तो ऐसा मत करो, ठीक है। उनको मिनिमम इनकम का अधिकार है, ठीक है, लेकिन हमने जो अपनी उससे खुद से पैसा कमाया है, अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, तुम वो उस मार्केट से पैसा उठा के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्यों करने निकले हो? कि तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो गरीबों में कि नहीं ये भी बेचारे थोड़े अमीर हो जाए। नहीं, मिनिमम इनकम के लिए तुम काम करो, लेकिन मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट मत बनाओ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और कोट है जो एफ ए हाइक ने दिया था, आपको याद होना चाहिए। देखते हैं एफ ए हाइक की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बुक याद रखना, प्लस एफ ए हाइक का एक नटशेल देखें, मतलब एक कॉन्क्लूजन देखें कि क्या था एफ ए हाइक का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उन्होंने 3 फ्रीडम की बात की थी, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम इनर फ्रीडम की, फिर फ्रीडम एज पावर, फिर एक और बताया था मैंने पॉलिटिकल फ्रीडम, फिर फ्रीडम फ्रॉम स्टेट की, स्टेट से कोएर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब फोर्स यूज़ नहीं होना चाहिए स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, मतलब उसका ओवरव्यू दिया हुआ है, जितना मैंने पढ़ा है उसकी समरी यहाँ लिखी हुई है। फिर आपका जैसे इक्वालिटी की वो बात करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर होना चाहिए, इंडिविजुअल के सबके जो टैलेंट है और वो स्किल्स अलग होते हैं, ठीक है। और इसलिए मतलब हर पर्सन के पास अलग टैलेंट है, हर पर्सन के पास अलग स्किल है, और उनका जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उससे क्या हो जाता है, इन इक्वालिटी क्रिएट हो जाती है एक्चुअल पोजीशन में और मटेरियल स्टेटस में। तो जो तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ में नहीं मानते, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुम कानून के सामने सबको इक्वल कैसे मान सकते हो, बल्कि जो हमने पैसा कमाया है, हमारा जो मटेरियल स्टेटस है, अगर मैं आज के टाइम पे अमीर हूँ तो मैंने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, और वो गरीब है तो उन्होंने मेहनत नहीं करी इसलिए वो गरीब रह गए हैं, ठीक है। तो अगर तुम इक्वालिटी भी फॉर लॉ कर दोगे और सबको समानता का अधिकार दे दोगे कि, और लेकिन सबकी टैलेंट अलग है, सब में स्किल्स अलग है, तो सबकी एक्चुअल पोजीशन भी अलग होगी, तो तुम क्यों बार बार इक्वालिटी बिफोर लॉ के नाम पे सबको मतलब वो रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हो? तो ऐसे ही एक खिलाफ थे, और इवन नॉजिक भी यही सेम व्यू रखते थे, क्योंकि ये सारे थिंकर एक ही टाइम के ना, एफ हाइक, मिल्टन फ्रेडमैन, नॉजिक। तो अभी हम अगले नेक्स्ट इसी का ही है, कंसर्न फॉर फ्रीडम, ये सारे हमने पढ़ लिया ऑलमोस्ट। अभी देखो नेक्स्ट थिंकर है ना आपके यहाँ पे एफ ए कह रही हूँ, मिल्टन फ्रेडमैन, उनके जो एलिजाबेथ फ्रीडम। तो ये जो है ये आपके इंपॉर्टेंट थिंकर है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर। एक तो एफ ए हाइक पढ़ना ही है जो मैंने पढ़ा दिया, फ्रेडमैन पढ़ना है और नॉजिक पढ़ना है। फ्रेडमैन और नॉजिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर आपका लिबर्टी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और फिर मार्क्सिस्ट व्यू भी कर लेंगे, ठीक है। सो मिल्टन फ्रेडमैन का आप इसको बस याद रख लो कि फ्रेडमैन यानी कि फ्रीडम, फ्रेडमैन फ्रीडम, फ्रेडमैन फ्रीडम। तो इससे आपको ये बुक याद रहनी चाहिए। और मिल्टन की बॉटल ली है, ये भी मैंने कराया था मिल्टन की बोतल वाले का एग्जाम्पल भी पिछले लेक्चर में। सो ये है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपको बहुत सारे लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी।